हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा प्रेजेंट है। अब तक हमने कायिक जनन, उसके दो प्रकार पढ़े थे हमने। एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन दो प्रकार पढ़े थे, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम। कृत्रिम के बारे में डिस्कस नहीं किया अभी हमने। प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ा था। प्राकृतिक कायिक जनन को हमने बताया था आपको कि तने के द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है और नेक्स्ट जननांग द्वारा। जननांगों में पत्र प्रकलिका, पत्र प्रकलिका इसकी सहायता से होता है। इनके एग्जाम्पल्स हमने बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन नेचुरली नहीं होता। कृत्रिम कायिक जनन मानव द्वारा होता है, प्रेरित होता है। कृत्रिम कायिक जनन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बाय मैन, यानी कि मानव द्वारा प्रेरित, मानव द्वारा प्रेरित होता है। यहां पर हम ये जो कृत्रिम कायिक जनन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किया जाता है मानव द्वारा? ये किया जाता है किसानों के लिए उन्नत किस्म, उन्नत किस्में तैयार करने के लिए, तैयार करने के लिए। नेक्स्ट जो कृषि वैज्ञानिक होता है, वो भी नई उन्नत किस्में निर्मित करते हैं, निर्मित करते हैं। क्यों करते हैं ये दोनों चीजें? क्योंकि इनका क्या है, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व है। इसके लिए इनका महत्व क्या है, आर्थिक महत्व है। जो किसान और कृषि वैज्ञानिक होते हैं, कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा उन्नत नई किस्मों का विकास करते हैं, जो कि उत्पादकता की दृष्टि से, रोग प्रतिरोधकता की दृष्टि से, सूखा की दृष्टि से, प्रतिकूल वातावरण में सर्वाइव करने की दृष्टि से उत्पन्न की जाती है। ठीक, अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। कृत्रिम कायिक जनन है, इसके प्रकार को मैं एक लाइन डायग्राम द्वारा एक बार समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कृत्रिम कायिक जनन जो है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। नंबर वन कर्तन, नंबर वन कर्तन। नंबर दो रोपण और नंबर तीन दाब लगाना, दाब लगाना। इसको बोलते हैं कटिंग, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग और इसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग। लेयरिंग, लेयरिंग, माउंट लेयरिंग। ठीक, कर्तन, कर्तन के लिए जो हम कायिक जनन के लिए जिस भाग का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रवर्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवर्ध कहलाता है। प्रोपगल
और वो प्रवर्ध क्या है? तना हो सकता है, और क्या हो सकती है? जड़ हो सकती है। तना और जड़। तना, इसमें क्या होता है? जो तना होता है, तने के टुकड़े किए जाते हैं जिस पर कम से कम 2-3 परव संधियां उपस्थित हों, इंटरनोड्स। क्या उपस्थित हो? परव संधि, जिस पर क्या उपस्थित हो? कम से कम 2 से 3 परव संधियां उपस्थित, इंटरनोड्स। ये इंटरनोड्स क्या होते हैं? देखो, तना जो होता है ना, तना वो डिवाइड होता है परव से। तने के जो टुकड़े होते हैं ये कहलाता है नोड। नोड। और इनके बीच में जो जंक्शन होता है, संधि पार्ट होता है, इसे कहते हैं पारव संधि। क्या बोलेंगे इसको? पारव संधि। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको? इंटरनोड। इंटरनोड बोलते हैं। अगर कोई तना है, उस तने के टुकड़े किए जाए, किसी भी टुकड़े में अगर 1, 2 या 3 या इससे अधिक परव संधियां उपस्थित हों, तो उससे नया पादप बन सकता है। क्या बन सकता है? नया पादप बन सकता है। क्यों बन सकता है? ये जो परव संधियां होती हैं, ये परव संधियां, इन पर कायिक कलिकाओं का विकास होता है। कायिक कलिकाओं का विकास होता है। इनसे अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है। किसका विकास होता है? अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है। तो कर्तन विधि में क्या किया जाता है? तने के टुकड़े किए जाते हैं और उन टुकड़ों पर अगर एक या एक से अधिक कायिक परव संधियां उपस्थित हों, तो उन परव संधि युक्त टुकड़ों को अगर जमीन में रोपित किया जाए, तो उन परव संधियों से अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है और कायिक कलिकाओं का विकास होता है। इन टुकड़ों को नए पादपों में विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें तने के टुकड़े किए जाते हैं जिस पर कम से कम कितनी परव संधि उपस्थित हो? 2 से 3 परव संधि उपस्थित हो। हाँ, एक बात और है, इनको रोपण से पहले हार्मोन्स में डुबोया जाता है। इसमें डुबोया जाता है हार्मोन्स। क्यों डुबोया जाता है? ताकि इनमें अपस्थानिक जड़ों का विकास शीघ्र हो जाए। कम समय में अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाए। कौन सा हार्मोन है? जैसे जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन हार्मोन है। साइटोकाइनिन हार्मोन है। ये जो हार्मोन्स होते हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन है, इनका जो रेशो है, अनुपात है, वो अनुपात टेरोए और
जड़ के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। कर्तन में हमने बात की किसके द्वारा, तने के द्वारा। कर्तन जो है जड़ द्वारा भी हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है, जड़ द्वारा भी हो सकता है। जड़ में भी क्या किया जाता है, जो जड़ है उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और टुकड़े करके उसे जमीन में रोप देते हैं। जड़ के भी क्या किया जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़ों को क्या है, जमीन में रोपित कर दिया जाता है। रोपित करने से क्या है, नए पादप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बारे में बात करें तो ये हमारे पास जैसे गन्ना, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, गन्ना है, ठीक। ये तने का, एक कर्तन का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरी हम बात कर रहे थे, पहले हम बात कर रहे थे दाब लगाना। दाब इम्पोर्टेंट विधि है, दाब। दाब लगाना विधि जो है वो दो प्रकार की होती है। लेयरिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वायु दाब लगाना, और दूसरी जो विधि हमारे पास, दूसरी दाब लगाने की विधि हमारे पास स्तरीय दाब। स्तरीय दाब इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग, और इसको बोलते हैं हम माउंट लेयरिंग। माउंट, अभी हमने जो बताया था ना दाब लगाना, दाब लगाना, वहां पर उसकी जो इंग्लिश है क्या है, लेयरिंग्स, नॉट माउंट। माउंट लेयरिंग तो क्या होती है हमारे पास, स्तरीय दाब। अब स्तरीय दाब, वायु दाब के अंदर हम बात करते हैं, इसे हम गुट्टी लगाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुट्टी लगाना, गुट्टी लगाना, गुट्टी लगाना। किसके लिए उपयोग किया जाता है, देखो ये हम यहाँ बात करते हैं वायु दाब लगाना या गुट्टी लगाना। ऐसे पादप जिनमें शाखाएं बहुत ऊंची होती हैं, बहुत ऊंची होती है। कैसी होती है, ऊंचाई पर स्थित होती है, जिनको झुकाया नहीं सकता, जिनको झुकाया नहीं जा सकता, उनके लिए हम कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं, वायु दाब लगाना। वायु दाब लगाने के दौरान क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है ये, यहाँ पर ये जो ऊंची शाखा है, ऊंची शाखा है, इन ऊंची शाखाओं को जमीन पर नहीं झुकाया जा सकता। ऐसे में क्या किया जाता है, इन शाखाओं की जो ऊपरी जो छाल होती है, ऊपरी जो छाल होती है उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है।
इस प्रकार हटा दिया जाता है। ये जो छाल पार्ट है इस पर रुई, गोबर, मिट्टी को कपड़े की सहायता से, किसकी सहायता से? कपड़े की सहायता से बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसको लगातार नम बनाए रखने के लिए किसी दूसरी ऊंची शाखा जो होती है, किसी दूसरी ऊंची शाखा होती है, उस पर बूंद बूंद पानी गिरने के लिए कोई पात्र लगा देते हैं। बूंद बूंद पानी गिरने के लिए क्या लगा देते हैं? कोई पात्र लगा देते हैं जो इसमें से धीरे धीरे गिरता रहता है, रिसता रहता है, जिसके कारण क्या है, ये लगातार नम बनी रहती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुट्टी लगाना। क्या बोलते हैं इसको? गुट्टी लगाना बोलते हैं। कुछ दिनों पश्चात इसमें अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है? अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है। जब अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं तो इस पार्ट को काट लिया जाता है और काटकर एक अन्य जगह रोपित कर दिया जाता है। और रोपित कर क्या है? नया पादप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नया पादप निर्मित किया जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर? दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसे पादप जिनमें शाखाएं बहुत ऊंचाई पर हों, जिनकी शाखाओं को झुकाया नहीं जा सकता हो, उनमें ऊंची शाखाओं को गुट्टी लगाकर नए पादप में विकसित किया जाता है। गुट्टी लगाने के लिए सबसे पहले शाखा की छाल को हटाया जाता है और छाल हटाने के पश्चात उसके ऊपर गोबर, मिट्टी और रुई इसको बांध दिया जाता है। किसी कपड़े की सहायता से बांध दिया जाता है और कपड़े की सहायता से बांधने के पश्चात उसको लगातार नम बनाए रखने के लिए ऊपर किसी शाखा पर एक मटकी जैसी संरचना या मटकी जैसा पात्र लटका दिया जाता है, जो कि बूंद बूंद के रूप में उस पर पानी गिरता रहता है, जिससे ये संरचना नम बनी रहती है। कुछ दिनों पश्चात हम देखते हैं कि इस संरचना में, इस गुट्टी संरचना में अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है। जब इसमें अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है तो इसे मूल पादप से अलग कर दिया जाता है और अलग करके इसको अन्य जगह जमीन पर रोपित कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या है, हमें एक नया पादप प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम वायु दाब लगाना या एयर लेयरिंग बोलते हैं इसको। दूसरी हमारे पास जो विधि है स्तरीय दाब या माउंट लेयरिंग। देखो ये जो पादप, ये जो उपयोगी है हमारे लिए, ये विधि है, ये है हमारे पास जैसे आम, संतरा, ठीक, आम है, संतरा है, नारंगी, अमरूद, इनके लिए उपयोगी होती है क्योंकि इनकी जो शाखाएं होती है ऊंचाई पर होती हैं, जिनको झुकाया नहीं जा सकता, मिट्टी के अंदर दबाया नहीं जा सकता। इस कारण क्या है, इनको वायु में ही क्या है, वायु पार्ट पर ही इनमें अपस्थानिक जड़ों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट, स्तरीय दाब। स्तरीय दाब में क्या है, ये ऐसे पादपों में उपयोगी होती है जिनकी शाखाएं मुलायम होती हैं, जिनकी शाखाएं जमीन पर स्पर्श कर सकती हैं, जिनको झुकाया जा सकता है आसानी से। उन पादपों की शाखाओं को नीचे जमीन पर रखकर मिट्टी से दबा दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात उस दबी पार्ट पर अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है और उसे मूल पादप से अलग करके नया पादप बना लिया जाता है। जैसे ये हमारे पास कोई पादप है,
अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये सरफेस है, ये कोई शाखा है, इस शाखा पर इसके सिरे पर पत्तियां वगैरह लगी होती हैं, यहाँ पर एक शाखा को हमने इस प्रकार यहाँ पर झुकाया है और झुकाकर क्या है जमीन के नीचे डाला है। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने से इसका कुछ पार्ट जो है वो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर हो गया। कुछ दिनों पश्चात इससे क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इनको क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। जब इन अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं तो इसको फिर क्या है, कट कर दिया जाता है और कट करने के पश्चात एक नए स्थान पर इसको उगा दिया जाता है। इस प्रकार नया, तो ये क्या है, नया पादप बन जाता है। देखिए दोबारा से, स्तरीय दाब में क्या होता है, स्तरीय दाब में इसमें माउंट लेयरिंग के अंदर क्या कहा जाता है, ऐसे पादप जिनकी शाखाएं मुलायम होती हैं, जिनकी शाखाओं को जमीन पर स्पर्श किया जा सकता है, उन शाखाओं को जमीन पर टक ले जाकर, जमीन पर स्पर्श कराकर उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। मिट्टी डालने के पश्चात उसको नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों पश्चात देखते हैं दबे हुए भाग पर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। उन जड़ों के साथ उन जड़ युक्त पार्ट को मूल पादप से क्या कर लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और अलग करके उसको जमीन में रोप दिया जाता है, जिससे एक नया पादप का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, स्तरीय दाब या माउंट लेयरिंग कहते हैं। तो हमने अभी बात की थी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। उसमें हमने पहला पार्ट क्या देखा, हमने कर्तन विधि। दूसरा हमने क्या देखे, वायु दाब लगाना। अब तीसरी बात करते हैं हम रोपण की। रोपण निम्न प्रकार से होता है। रोपण में क्या किया जाता है, रोपण ग्राफ्टिंग, इसमें दो अलग अलग पादप होते हैं। दो कितने होते हैं, अलग अलग पादप होते हैं। एक को हम स्कंद के रूप में प्रयुक्त करते हैं और दूसरे को किसके रूप में करते हैं, कलम के रूप में, स्टॉक के रूप में और SCI हुआ है। स्कंद जो होता है वो निम्न गुणवत्ता या निम्न गुणों वाला पादप होता है। क्या प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। कलम जो होता है उच्च गुणों युक्त पादप भाग होता है। क्या होता है, ये उच्च गुणों युक्त पादप भाग होता है। इन दोनों को संयुक्त किया जाता है, संयुक्त किया जाता है। दोनों को क्या किया जाता है, संयुक्त किया जाता है। और कुछ दिनों पश्चात इनमें संवहन उत्तकों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। संवहन उत्तकों का विकास होने के पश्चात नए गुणों वाले पादप का निर्माण होता है। नए गुण वाला किसका निर्माण होता है, पादप का निर्माण होता है। देखिए दोबारा से,
हम यहाँ रोपण की बात कर रहे हैं। रोपण में दो अलग अलग पादप लेते हैं, एक को स्कंद के रूप में प्रयुक्त करते हैं, दूसरे को कलम के रूप में करते हैं। स्कंद जो होता है निम्न गुणवत्ता वाला है, निम्न गुणों वाला पादप होता है, आधार प्रदान करता है नए पादप के लिए। कलम जो होती है उच्च गुणों वाला उच्च गुण युक्त पादप का एक भाग होता है, जिसे हम स्कंद पर लगाते हैं, स्कंद पर जोड़ते हैं, संयुक्त करते हैं, और संयुक्त करने के पश्चात दोनों जो पादप होते हैं उन दोनों पादपों के क्या होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। अटैच होने के पश्चात एक नए पादप के रूप में वो वृद्धि करते हैं, नए पादप के रूप में, एक नए पादप के रूप में क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। अब ये जो रोपण है, रोपण निम्न प्रकार का होता है। जैसे हम बात करते हैं रोपण के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करें रोपण के बारे में, जिव्यारोपण, जिव्यारोपण, टंग ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है फच्चर रोपण, नेक्स्ट है क्रीट रोपण, और नेक्स्ट है कलिका रोपण। इसको वेज ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, और कलिका बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। अगेन रिपीट, ग्राफ्टिंग जो होती है चार प्रकार की होती है, जिव्यारोपण, फच्चरोपण, क्रीटरोपण और कलिकारोपण। वन बाय वन इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिव्यारोपण। टंग ग्राफ्टिंग, इसमें स्कंद जो होता है वह कलम होता है, उन दोनों का व्यास कैसा होता है, समान। दोनों का व्यास कैसा होता है, समान। स्कंद व कलम में वी आकार का चीरा लगाया जाता है। किस आकार का चीरा लगाया जाता है, वी आकार का चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के पश्चात दोनों को संयुक्त कर देते हैं। कैसे? कसकर बांधकर, कसकर बांधकर। ठीक है, कैसे बांधते हैं या कैसे इस तरह स्कंद और कलम के अंदर हम चीरा लगाते हैं। ये हमारे पास स्कंद है, इस प्रकार। अब ये जो हमारे पास है कलम और ये क्या है, स्कंद, दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार की संरचना बनेगी।
इस प्रकार से। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, कलम, और ये क्या है, स्कंद। दोनों को कसकर बांध दिया जाता है और बांधने के पश्चात कलम पर क्या होती है, काई कलिका होती है। और अब हमारे पास ये जो पादप है ये तो है आधार प्रदान करता है, ठीक, और ये हमारे पास नए पादप का नया पादप, नए गुणयुक्त, नए पादप और नया गुणयुक्त। तो समय समाप्ति की ओर है। इस टॉपिक को आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़ाएंगे। कंटिन्यूस इन वीडियो को देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा आपके, और आगे भी कंटिन्यूस बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई कमी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको लिख कर भेजिए। थैंक यू।